गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है जी आज के इस डेली करंट अफेयर सेशन में। आप सबका स्वागत है इस बहुत ही ज्यादा तेज बारिश वाली सुबह में। आपका स्वागत है बहुत ही सुहावने मौसम में। तो दोस्तों आज हम पेश करेंगे, डिस्कस करेंगे देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। लेकिन उससे पहले जो जो विद्यार्थी आ चुके हैं एक बार जल्दी से बता दें भाई मेरी आवाज और पिक्चर दोनों क्लियर हैं, ताकि आज के सेशन की शुरुआत जो है हम कर पाए। हाँ जी, मैं भी देख लेता हूं पीडीएफ को भी जो है एक बार देख लेते हैं। मुझे लगता है कि ये अभी तक जो है भाई दोबारा फॉरवर्ड करनी पड़ेगी मुझे लगता है एक बार। और जो है जब तक की पीडीएफ नहीं खुलती हम जो है सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज जो है वो पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज जैसे आपको पता है शुरुआत से ही 2 तारीख को जो है वो वर्ल्ड कोकोनट डे होता है, 5 को जो है नेशनल टीचर्स डे, 8 को लिटरेसी डे और फिर उसके बाद 10 तारीख को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। फिर दोस्तों जो है उसके बाद हम बात करें 14 तारीख को हिंदी दिवस, 15 तारीख को डेमोक्रेसी डे, 15 तारीख को ही इंजीनियर्स डे होता है, 16 तारीख को ओजोन डे हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, 21 तारीख को इंटरनेशनल पीस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा 21 तारीख को अल्जाइमर डे भी होता है। फिर हमने पढ़ा था अभी 23 तारीख को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के रूप में जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। फिर दोस्तों 25 तारीख कल दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन था, हम अंत्योदय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 27 को इंटरनेशनल टूरिज्म डे और 29 को जो है वर्ल्ड हर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमने अभी पढ़े। और इसके बाद जो है हम गिरिराज अभी पुराना हो चुका है उसको स्किप करेंगे और कल के प्रश्नों की जो है वो रिवीजन हम करेंगे। और जो जो विद्यार्थी आ रहे हैं ज्योति, रशिका भारद्वाज, निशा डोगरा और रेखा, सभी को गुड मॉर्निंग। तो भाई सेशन को शेयर लाइक जल्दी जल्दी से कर दीजिए। और मैं हर रोज देखता हूं बच्चे क्लास के बाद कमेंट करते हैं, वो कमेंट होता है कि सर बता दें कि पटवारी की वैकेंसी कब आएगी। बच्चों मैं आपको बता दूं पिछले साल ना यार नवंबर दिसंबर से मैं कहा करता था, क्योंकि उस समय जो है उसकी मतलब सरकार ने कैबिनेट ने अप्रूवल कर दी थी, लेकिन वो आज तक नहीं आई, दोबारा दिसंबर आने को हो गया। तो मैं तो आप यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी रखें, ठीक है। अब मैं आपको कोई झूठी आस नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर है देर सबेर आएगी जरूर, चाहे वो अगले महीने आए चाहे वो जो है नवंबर में आएगी डेफिनेटली, बहुत नजदीक है, उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो यहां पर जो है शुरू करते हैं जी सबसे पहले रिवीजन। तो दोस्तों आपको कल कुछ खबरें पढ़ाई थी, उन खबरों से जुड़े प्रश्न हम पढ़ेंगे भाई। तो रिवीजन सेशन जो है शुरू करते हैं। आर यू रेडी? हाँ जी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हाइफा डे के बारे में, ये जंग जो कि 23 सितंबर को जो है दोस्तों हुई थी और हमने जीती थी। और इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है आपके लिए है, आप बताएं हाइफा किस कंट्री में है? और भाई जहां पर जो है भाई ओटोमन टर्क का जो है कंट्रोल था, 400 सालों थे, कौन से कंट्री में है जहां पर ये जो है शहर था? दोस्तों ये शहर ऐसे जैसे हम कहते हैं लोंगोवाल की जंग जो जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी बनी थी, वो 1965 से या 71 से जुड़ी हुई है बैटल ऑफ लोंगोवाल, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ऐसे ही जैसे हम सारागढ़ी की जंग बोलते हैं जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो है वो 36वीं सिख रेजिमेंट ने लड़ी थी। जैसे पानीपत की जंग तो चलो आपको पता ही है। तो इसका उत्तर जो है इजराइल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर बच्चों दूसरा प्रश्न है, आप बताएं कि भाई इसमें जो है इंडियन सोल्जर्स ने किनको हराया था, कौन सी जो है सेना को हराया था? ये इसका आप उत्तर देंगे। आपको जो है अभी थोड़े समय पहले उसका जो है उस सेना का एक अंश, एक भाग बता भी दिया था, किस को हराया था भारतीय सेना द्वारा। और गुड मॉर्निंग जी, जय हिंद, जय हिमाचल, देवाशीष जी स्वागत है आपका सेशन में। तो दोस्तों इसमें जो हराया गया था वो ओटोमन अंपायर, और ओटोमन अंपायर ये मतलब कुछ इस्लामिक कंट्री थे, टर्की जिसमें से एक है, और दोस्तों जो है साथ ही साथ जर्मनी इनका साथ दे रहा था, इनको जो है हराया गया था। अब तीसरा प्रश्न है कि भाई इसमें जो है
भारतीय सेना के साथ साथ, मतलब जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, भारत के कुछ रियासतों के सैनिक भी इसमें लड़ने के लिए वहां पर गए थे। तो आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी रेजिमेंट्स थी, कौन कौन सी रियासतों की रेजिमेंट्स थी जो वहां पर लड़ने गई थी, जो कि भाई ब्रिटिश इंडिया को जो है रिप्रेजेंट कर रही थी, जिनकी बहादुरी के किस्से आज तक जो है भारत में सुनाए जाते हैं। निशा डोगरा, स्वागत है जी आपका। और अगर बफरिंग हो रही है तो बंद करके दोबारा शुरू कर लो। तो यहां पर हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर, निशा डोगरा ने उत्तर दिया है। हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर लेंसर्स, बिल्कुल सही, करेक्ट जो है वो उत्तर है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आप बताएं, ये जो जंग है कब हुई थी? आपको जो है तारीख तो बता ही दी है, 23 सितंबर। ईयर कौन सा था? 23 सितंबर कौन से सन में जो है ये जंग जो है भाई भारतीय सेना द्वारा, जिसमें ये मैसूर, हैदराबाद, जोधपुर ने जो है ऑटोमन अंपायर और जर्मनी को हरा दिया था। तो 1918 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। फिर उसके बाद जो है आप मुझे बताएं कि भाई यहां पर जो ये जो पहला विश्व युद्ध था, ये अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच लड़ा गया था। अब आप मुझे सबसे पहले बताएं, अलाइड पावर्स में कौन कौन से कंट्रीज जो है सम्मिलित थे, जो एक तरफ थे, और दूसरा सेंट्रल पावर्स में कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो इंक्लूडेड थे, जो इस जंग को लड़ रहे थे। तो जल्दी जल्दी से बताएं आप मुझे कि भाई सेंट्रल पावर किन्हें कहा गया पहले विश्व युद्ध में, और जो है इसमें सेंट्रल पावर के साथ साथ अलाइड पावर्स किसे कहा गया था। तो उत्तर ने भाई श्रद्धा, हरीश, रेखा, निशा भाई, और जो बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तुक्का ही लगाएं, तुक्का ही लगाएं, लेकिन आंसर जरूर दें। पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे करंट अफेयर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने एग्जाम देना है, आपने उन करंट अफेयर के साथ साथ उनकी रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो तरीके है ना, बार बार अलग अलग तरीके से रिवीजन कराने के, ये तभी इसलिए मैं लेकर आता हूं ताकि आपको चीजें याद हो सके। पार्टिसिपेट जरूर किया करो। यहां पर जो है बोल रहे हैं निशा रशिया और फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, यूएस और अलाइड की तरफ। ठीक है हरीश, सही उत्तर दे रहे हो। तो अलाइड पावर्स में फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन, और बाद में 1917 में यूएस ने भी इसे ज्वाइन कर लिया था। और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर में हमने अभी बात की, ऑटोमन अंपायर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ये जो बुल्गारिया जैसे कंट्रीज जो हैं एक तरफ थे। तो इनके बीच जो है ये जंग थी। आपको ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है ना, इस तरह से पूछा जा सकता है कि बताएं पहले विश्व युद्ध में अलाइड पावर कौन सी थी या सेंट्रल पावर कौन सी थी। तो आप सिर्फ इसको करंट से जोड़ के जो है इसे ना देखिए। चलिए दूसरा प्रश्न जो है, भारत और जो यूएसए है दोस्तों, मैत्री नाम का अपना पहला एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप यूनिट जो है 2025 में जो है भारत में स्थापित करेंगे। इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसके आप प्रश्न दें, एक तो आप इसका नाम बताएं, इसका जो नाम क्या है। ठीक है, फैब टू बी कॉल्ड। हाँ जी, वैसे जिनकी नजर तेज है, दिमाग तेज है, उनको अभी बता ही दिया था नाम क्या है। हाँ जी, ठीक है, तो नाम है शक्ति। बहुत बढ़िया। और ये दोस्तों जो है 2025 में ऑपरेट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है आप बताएं कि भाई अब जो है इंडो पैसिफिक ओशन में ये जो क्वाड कंट्रीज हैं, ये एक मैरीटाइम इनिशिएटिव जो है लेकर आ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं ये ट्रेनिंग जो है दोस्तों कहां पर होगी, और इसका जो भाई साथ ही साथ जो है क्वाड का एक वर्कशॉप होगा जो है, और वो जो है भाई वर्कशॉप जो है इंडिया होस्ट करेगा। मतलब क्वाड का वो कब करेगा, कौन से सन में जो है वर्कशॉप, जिसमें कि क्वाड से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस्ड जो है कॉन्फ्रेंस जो है आयोजन की जाएगी। तो इसका उत्तर जो है वो 2025 जो लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक। और ये दोस्तों जो है इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसका नाम होगा मैत्री, जो है इसको होस्ट जो है भारत द्वारा किया जाएगा। और फिर आखिरी जो एक न्यूज थी संग्राम सिंह से जुड़ी हुई, हमने पढ़ा था कल कि गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप इसने जीत ली है, भारत का प्लेयर है। आप बताएंगे पाकिस्तान के कौन से प्लेयर को हरा के उसने ये मिक्स्ड मार्शल जो है दोस्तों इसे जीत लिया है, एमएमए को जीत लिया, आप बताएंगे। और ये जो है भाई बहुत गर्व की बात थी कि भाई वर्ल्ड चैंपियन बने हैं भारत के संग्राम सिंह। और पाकिस्तान के कौन से प्लेयर को हरा दिया? पूनम जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है अली रजा नसीर इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों फिर उसके बाद श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री का नाम बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तस्वीर आपके सामने है, वहां के जो
मुझे जो है प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति का नाम भी बता दें। ये प्रधानमंत्री हैं, दोनों ही नाम बता दें, और हाल ही में इन्हें चुना गया है। आपको बताया था कि भाई दुनिया में पहली बार जब कोई महिला प्रधानमंत्री बनी थी, राष्ट्रपति बनी थी, वो भी श्रीलंका में ही बनी थी। तो इनका नाम तो जो है अलग अलग स्टूडेंट बता रहे हैं। राष्ट्रपति का नाम अरुणा कुमारा, वेरी गुड, और प्रधानमंत्री का नाम जो है वो है हरनी अनुसूरिया, वेरी गुड बच्चों, यहां पर लिखा भी हुआ है हरनी अमर सूर्या जो है इनका नाम है, और यहां के राष्ट्रपति जी का जो नाम है वो जो है अरुणा कुमारा इज द नेम। फिर उसके बाद जो है आप मुझे बताएं, ये हम कल आपको बताया था इस बैंड के बारे में, इस कीर्तन मंडली के बारे में। कोल्ड प्ले जो है, ये जो ब्रिटिश जो बैंड है, ये कब बना था, कौन से सन में बना था, जिसको लेकर आजकल भारत में चर्चाएं हैं। अब दोस्तों चर्चाएं इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि अब जो है कोल्ड प्ले ने कहा है कि भाई इंडिया वालों, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अगर आप मुंबई कंसर्ट की टिकटें अगर आपको नहीं मिल पा रही है ना, जिसके लिए लोग जो है 1.5 लाख रुपया देने को तैयार हैं, कोई समस्या नहीं है। आप एक काम करो, हम अपना एक कंसर्ट जो है जनवरी में, शायद जनवरी या दिसंबर में आपके पास ही सऊदी अरेबिया में भी करने वाले हैं। आप एक काम करो, वहां आ जाओ। 2 तरह की आपको वहां सुविधाएं मिलेंगी, 2-3 तरह की। एक तो आपको जो है लंबी लाइन में जो है खड़े होना नहीं पड़ेगा, जो है जैसे भारत में हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो है उन्होंने कहा है कि भाई आपको जो है वहां पर जो है टिकट भी सस्ती मिल जाएगी और होटल के रूम भी सस्ते मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये कब बना था, ये बना था दोस्तों 1997 में, ब्रिटिश रॉक बैंड। और ये सारे के सारे ये जो इसके आर्टिस्ट हैं, क्रिस मार्टिन, जोनी बकलैंड, गाय बेरीमैन और जो है विल चैंपियन, ये सारे के सारे नाम जो हैं जरूर याद रख लें। और दोस्तों ये जो है 297 एंटीक यूएस रिटर्न करेगा हमें। तो दोस्तों आप बताएं कि 2016 से अब तक अगर हम इन 297 एंटीक्स को जो है इंक्लूड कर लें, टोटल कितनी एंटीक जो है वो वापस भारत आ चुकी हैं, टोटल एंटीक्स की जो है गिनती कितनी हो चुकी है, तो ये बता दें नमीशा जी, गुड मॉर्निंग। और टोटल जो है कितनी हो चुकी हैं, और यहां पर जो है 97 ठीक था, और इसका जो उत्तर है वो है 578 एंटीक्स जो है टोटल वापस जो है दोस्तों आ चुकी हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है ये रिवीजन सेशन होता है खत्म। तो बच्चों यहां पर समझ आया है तो एक बार थम्स अप करके बता दें। और बहुत बढ़िया जो है रेखा, मैं ना आपसे आगे से, आज मैंने सोचा सुबह सुबह ही, वैसे बारिश बहुत हो रही थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, तो दोस्तों ट्रैफिक ज्यादा होता है ना तो गाड़ी बिल्कुल आराम आराम से आती है। तो भाई एक जगह ऐसी थी जहां पर मुझे 5-7 मिनट जो है वो खड़ा होना पड़ा। वहां पर मतलब बैठे बैठे गाड़ी में मैं सोच रहा था यार कि और बेहतर कैसे किया जाए हमारा सेशन। तो मैं सोच रहा था आपको होमवर्क के रूप में भी कुछ क्वेश्चंस दिया करूं, तो वो भी शुरू करेंगे। आज से शुरू कर दें या कल करें, आखिर में दूंगा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो है इंफोग्राफिक्स के माध्यम से कुछ न्यूज पढ़ेंगे दोस्तों। आज जो है कुछ जो है ये जो न्यूज है ये इन शॉर्ट से जो है वो इंक्लूड की गई है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इनकी तस्वीर देखें, इनका नाम है मीरा मूर्ति, भारतीय ही लगते हैं, ठीक है, हालांकि मैं इनकी पर्सनल लाइफ को मैंने रिसर्च नहीं किया। मीरा मूर्ति जो है ये दोस्तों ओपन एआई कंपनी, भाई कौन सी ओपन एआई कंपनी, ये वही ओपन एआई कंपनी है जिसका ब्रांड, जिसका प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, जिसने 2022 में आके दुनिया को जो है काफी हद तक जो है बदल दिया है। तो दोस्तों जो है चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई, इनके नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मीरा मूर्ति जो है, इन्होंने दोस्तों बोल दिया है कि भाई मैं जो है रिजाइन कर रही हूं। शी हैज मेड द डिफिकल्ट डिसीजन टू लीव द कंपनी, लगभग 6.5 साल के बाद। तो दोस्तों जो है शी ऑल्सो थैंक ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम एल्टमैन का जो है इन्होंने शुक्रिया अदा किया, कहा कि जितनी निभ गई बहुत अच्छी निभ गई, अब जो है आगे आप अपने रास्ते जाएं, मैं अपने रास्ते जाती हूं। नाम याद रखें मीरा मूर्ति, सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थी, रिजाइन कर दिया। फिर दोस्तों आईपीएल जो है आजकल चर्चा में है, एक रूल याद रखें, इस रूल का नाम है राइट टू मैच, आरटीएम बोलते हैं। दोस्तों क्या है आरटीएम, दोस्तों आरटीएम में यह है कि भाई अगर कोई खिलाड़ी जो है किसी टीम की तरफ से खेल रहा है, जैसे कि यार तू बार बार आवाज मत कर, मैं थोड़ा सा तुझे कर देता हूं शांत, तेरी वजह से जो है बार बार हो रही है समस्या, ठीक है। तो भाई इसे सीटीएम क्या है, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों मान लीजिए जो ऑक्शन में महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन नहीं किया जो है किसने,
चेन्नई सुपर किंग्स ने, वो किसी और ने खरीद लिया। अब जो है राइट टू मैच में ये एक पावर मिलती है उस जो है फ्रेंचाइजी को कि अगर वो अपने किसी प्लेयर को रिटेन नहीं कर पाई तो बाद में वो उससे भी बड़ी बोली लगाकर उसे दोबारा से रिटेन कर सकती है। तो इसे राइट टू मैच कहा गया है। तो दोस्तों ये 2014 में जो है इस रूल को जोकर कार्ड भी कहा गया था। तो इसे जो है 2018 में इस्तेमाल किया था और ऐसा लग रहा है कि अभी इस बार भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट टू मैच इसको नाम दिया है। और फिर दोस्तों भारत में सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहां है यूथ की। दोस्तों भारत में ना हम लोग कहते हैं लोग मेहनती नहीं मेहनती, मतलब यार एक सबसे बड़ी बात है ना, 1/3 लोग जो काम करते हैं ना भारत में वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। देखिए 1/3 सेल्फ एम्प्लॉयड उनका बिजनेस है। तो भारत में अगर हम देखें सबसे जो कम जो एम्प्लॉयमेंट मतलब सबसे जो कम अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगारी है, सबसे कम में जो है मध्य प्रदेश है। दोस्तों मध्य प्रदेश में ऐसा कहा गया आंकड़ों के अनुसार 2.6% जो है लोग अनएम्प्लॉयड हैं। गुजरात में 3.1, झारखंड में 3.6, दिल्ली में 4.6। और दोस्तों खास बात यह है कि पहले 10 में भी हिमाचल प्रदेश का नाम नहीं आता। इसका मतलब है हिमाचल में अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर बहुत ज्यादा हो चुका है। हम पहले 10 में भी नहीं है, हमसे ऊपर यूपी है, हमसे ऊपर बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, गुजरात, एमपी है। तो 10 में भी है। तो यहां पर तो बेरोजगारी का लेवल बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चुका है। तो सबसे कम बेरोजगारी कहां पर, मध्य प्रदेश, आपको याद रखनी है बात। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 3 इंफोग्राफिक्स। और अब हम जो है चलेंगे हमारे मेन कोर्स की तरफ, जो है मेन कोर्स की तरफ चलेंगे, हमारी मुख्य खबरों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑल ओके, तो चलते हैं हमारी पहली जो है खबर की तरफ। तो दोस्तों पहली खबर कुछ इंपॉर्टेंट डेज से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले देखते हैं भाई 26 सितंबर आज का दिन जो है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे जो है ये पूरी दुनिया भर में दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। इसका पर्पस है कि भाई हम अपने आसपास या सरकार अपने देश के अंदर, स्टेट अपने जो है बाउंड्रीज के अंदर एक सेफ एंड हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें ताकि हम स्वच्छ हवा, पानी, सैनिटेशन, पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी समस्याओं से ऊपर आ सकें। दोस्तों वैसे अक्टूबर का महीना आने जा रहा है, ये वो समय होगा अक्टूबर नवंबर जब परालियां जलने लगती हैं और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के भी कुछ हिस्से और दिल्ली जो है आप सबको पता है दोस्तों जो है स्मोक की वजह से जो है धुआं धुआं हो जाता है। तो इस बार देखते हैं सरकार द्वारा कुछ ऐसे काम किए जाएंगे जिससे कि लोगों को पराली जलाने से मना किया जाए। क्या कोई ऐसे फैसले लिए जाएंगे वो देखना होगा। दोस्तों इस बार जो है याद रखें और थीम जो है वो है टेक केयर ऑफ दिस अर्थ सो दैट वी कैन फील द बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। याद रखें 26 सितंबर इज द करेक्ट आंसर। फिर दोस्तों अंत्योदय, ये जो है अंत्योदय ये दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है वो जन्मदिन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अंत्योदय, क्योंकि अंत्योदय की पॉलिसी के ऊपर ये बड़ा फोकस करते थे, इसलिए सन 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने आकर इनके नाम पर यह दिन जो है सेलिब्रेट किया। दोस्तों ऐसा क्यों, मोदी गवर्नमेंट ने ही क्यों, उससे पहले क्यों नहीं। दोस्तों जो आज भारतीय जनता पार्टी है ना, ये जो है किसी समय इसका पुराना नाम आप बोल सकते हैं वो था भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ जो है बड़ी एक्टिव पार्टी थी, बाद में उसे डिसॉल्व करके 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी बना ली गई थी। और भारतीय जनसंघ के सबसे प्रमुख लीडर्स थे जो है दीनदयाल उपाध्याय। तो इनको बड़ी रिस्पेक्ट से जो है देखा जाता है। वैसे ये सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, ये सोशल थिंकर भी थे दोस्तों, राइटर भी थे, पॉलिटिशियन थे, बहुत सारी खूबियां थी इनमें। और इन्होंने दोस्तों 2 न्यूज़पेपर भी अपने समय में शुरू किए थे। एक वीकली न्यूज़पेपर था, बहुत बार एग्जाम में आया है, जिसका नाम था पंचजन्य, और एक डेली न्यूज़पेपर था जिसका नाम था स्वदेश। और दोस्तों ये जो इनकी अंत्योदय की फिलॉसफी थी, जिसका मतलब है आखिरी जो है व्यक्ति तक जो है सरकार से जुड़ी सहूलतें जो हैं वो पहुंचनी चाहिए। It means we have to ensure the rise and development of the last person in society. Last person का मतलब है कि जो ट्राइबल्स हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, सभी को सरकार से जुड़ी फैसिलिटीज का जो है वो जो दोस्तों बेनिफिट मिले। इस फिलॉसफी के आधार पर दोस्तों ये दिन जो है अब ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 24 सितंबर को दोस्तों नेशनल सर्विस स्कीम डे भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है।
और दोस्तों ये जो नेशनल सर्विस स्कीम है, ये जो है आज से काफी साल पहले, मतलब 1969 में ये लॉन्च की थी। 1969 ही क्यों? क्योंकि दोस्तों 1969 जो है महात्मा गांधी के जन्म का 100वां बर्थडे था। आपको पता, उनका जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो उनका जब 100 साल हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तब ये स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें जो है राज्य और केंद्र सरकार, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दोनों मिलकर जो है कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम और रूरल एक्टिविटीज बेस्ड प्रोग्राम 11वीं 12वीं के छात्र हों या कॉलेज के छात्र हों, उनके द्वारा मिलकर किए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कोई सफाई का कैंप हुआ या कोई जो है अवेयरनेस कैंप हुआ, इस तरह के जो कार्य हैं इस दिन किए जाते हैं। तो दोस्तों एनएसएस द्वारा ये नेशनल सर्विस स्कीम की जाती है। इसका मोटो है नॉट मी बट यू, और याद रखें सेंट्रल सेक्टर है, केंद्र और राज्य मिलकर इसे काम करते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद जो है हमने क्वाड के बारे में काफी कुछ पढ़ा, और आपको पता है क्वाड का जो समिट है वो अभी हुआ था। एक तो ना शहर याद रख लें दोस्तों, ये अमेरिका में जो है भाई, अगर हम बात करें डेलवेयर, डेलवेयर, हाँ जी सभी एक बार सारे लिखे यहां पर, डेलवेयर में ये समिट हुई थी। शहर के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट आपको मैं कई बार बता चुका हूं, ये पैसिफिक ओशन है दोस्तों, ये इंडियन ओशन है। इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर चाइना को काउंटर करना इसका मुख्य तौर पे पर्पस है। हालांकि दोस्तों अब इनके समझौते उनके अपार्ट भी कुछ हुए हैं। जैसे कि हमने एक समझौता तो देख ही लिया, नेशनल सिक्योरिटी चिप का निर्माण भारत में किया जाएगा, जो कि भारत के डिफेंस क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर विलमिंगटन डिक्लेरेशन की भी बात हुई। विलमिंगटन डिक्लेरेशन, दोस्तों ये विलमिंगटन डिक्लेरेशन क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों ये जो है इसके ऊपर इन्होंने कहा कि हम इसको सख्ती से पालना करेंगे, जहां पर कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाए गए जो कानून है, अगर कोई भी देश उनकी उल्लंघना करता है, उनके अनुसार नहीं चलता, तो उनके खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसे ही विलमिंगटन घोषणा बोलते हैं। और दोस्तों ये भी इनके द्वारा जो है इसे अडॉप्ट जो है क्वाड के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी मैत्री इनिशिएटिव के बारे में बता चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों 2025 में इसी के तहत क्वाड एट शी शिप ऑब्जर्वर मिशन जो है, शी शिप ऑब्जर्वर मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। फिर दोस्तों इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट जो है भाई, इसको लेकर आया जाएगा ताकि लॉजिस्टिक्स को लेकर जो है, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और एक दूसरे की सहायता की जा सके। और दोस्तों फ्यूचर पार्टनरशिप हो सके एक दूसरे के साथ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर। ये जो बंदरगाहें हैं उनको डेवलपमेंट करने के पर्पज से भी क्वाड कंट्रीज ने जो है फ्यूचर पार्टनरशिप जो है वो की है। और मैं आपको सेमीकंडक्टर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, और अगले साल ये जो क्वाड लीडर समिट है भारत इसे होस्ट करने वाला, ये भी आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो ये सारी की सारी चीजें, खासतौर पे विलमिंगटन घोषणा क्या है, आपको एग्जाम में उनके बारे में पूछा जा सकता है। और ये कहां पर, डेलवेयर में, ये याद रखें। ठीक है, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम सीधा सीधा चलेंगे हमारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो है भाई 100 डेज का जो है एक टारगेट अचीव किया है। और दोस्तों ये टारगेट था कि जितने भी ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं ना, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जहां भी जंगल जीव किसी नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं, तो उनका डेवलपमेंट करना है। भाई हर एक का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, कहीं पर बारिश की, मतलब कहीं पर पानी की जरूरत होगी, कहीं पर जो है अलग अलग पेड़ पौधों की जरूरत होगी। तो जिसका जैसा भी डेवलपमेंट था, 100 डेज तक ये डेवलपमेंट है दोस्तों भारत के सभी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का किया गया। और इसकी जो है दोस्तों जो है घोषणा की थी एनवायरमेंट मिनिस्टर ने, भूपेंद्र यादव जी द्वारा। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम थी दोस्तों। माफ कीजिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेक्टर, हाँ जी यार मैं भूल ही गया है ना, अभी तो मैंने बताया भी था। हाँ जी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो ऐसे करेंगे, इंटीग्रेटेड था। और इसके लिए जो है दोस्तों लगभग 2600 करोड़, मतलब 2602 जो है 0.98 जो करोड़ है, मतलब 2602 करोड़ जो है ये रुपया जो है वो आवंटित किया गया, जिसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट और डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए पैसा जो है निकाला, जिससे कि भारत के लगभग 55 टाइगर रिजर्व, 33 एलिफेंट रिजर्व और 1700
माफ कीजिए 718 प्रोटेक्टेड एरियाज जो है उनको इस स्कीम का जो है बेनिफिट जो है वो मिला है। तो ये जो है आपको पता हो इन सभी को इसका बेनिफिट हुआ। तो ये जो है 100 डेज टारगेट था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों एक समिट 2025 में, अभी हमने पढ़ा क्वाड समिट होगी, एक और समिट भारत में होने वाली 2025 में, ये है ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। नाम से ही पता लग रहा है बच्चों ये सिनेमा से जुड़ी हुई है, ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। और दोस्तों ये जो है इसका जो है आयोजन 5 से लेकर 9 फरवरी 2025 तक जो है ये किया जाएगा। और दोस्तों जिसका पर्पस है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, भारत की इस इंडस्ट्री को ग्लोबली बूस्ट जो है हम कर सकें। और इसमें दोस्तों एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स, इन सभी एरियाज को जो है ये इनोवेट के जरिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाने की कोशिश की जाएगी। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जैसे एमबीओ वालों के आईआईएम है, ऐसे ही इंजीनियरिंग वालों के लिए आईआईटी है, ऐसे ही अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनिमेशन की दुनिया में भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एनिमेशंस जो है लेकर आना चाहती है, ताकि उसमें भी बेहतरीन जो है आर्टिस्ट है भारत में हो सके। और ये प्रसार भारती और दोस्तों जो है द्वारा ये आयोजित की जाएगी, वो इसमें हिस्सा लेंगे, ताकि भाई कई तरह के जो क्लासिकल भारत का जो आज तक का एक्सपीरियंस है या भारत जो फ्यूचर में करना चाहता है उसको देश दुनिया के आगे रखा जा सके। तो दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में वेव्स कहा गया है, नाम याद रखें। वेव्स का मतलब है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। वैसे यार यहां पर ना शहर नहीं लिखा हुआ, शहर कहां पर होगी, है ना, शहर भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए मैं आपको कल शहर के बारे में बताऊंगा, आज इसमें शहर नहीं लिखा हुआ है। चलिए फिर उसके बाद अगले साल भारत में क्वाड भी होने वाली है ना, वो भी आपको याद हो गया है। फिर उसके बाद अगला जो न्यूज है वो जुड़ा है ओम प्रकाश बिरला जी से। तो भाई अपनी 2 दिन की दोस्तों 10वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस जो है इसको भारत होस्ट करने वाला है। इसका सबसे पहले तो मतलब देख लें दोस्तों, कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो हैं जो किसी ना किसी समय पर जो है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में रहे हों। उन सभी कंट्रीज के जो पार्लियामेंट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जैसे भारत में लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होते हैं ओम प्रकाश बिरला जी, तस्वीर देख रहे हैं, कोटा से जो हैं ये लोकसभा से एमपी हैं। तो दोस्तों ये जो है भारत इसे दिल्ली में होस्ट करने वाला है, जहां पर पार्लियामेंट को और बेहतर, डेमोक्रेसी को और बेहतर जो है देश के अंदर कॉमनवेल्थ में कैसे किया जाए। तो दोस्तों इसका थीम है रोल ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये ना थीम कुछ वैसा वैसा लग रहा है जैसा थीम ना 12वें 5 ईयर प्लान का था। इतने सारे एग्जामों में पूछा जाता था, लेकिन चलो अब तो नीति आयोग रिप्लेस हो चुका है उससे। और ये दोस्तों सितंबर 23 और 24 को जो है दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। फिर उसके बाद भारतीय जो नौसेना है उसके द्वारा दोस्तों गोवा में एक मैरीटाइम सिंपोजियम जो है वो होस्ट की गई। ये इसका 5वां जो है एडिशन था, जिसका पर्पस था दोस्तों जो है कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों किसमें, भारत और कई सारे जो ओशन, इंडियन ओशन से जुड़े जो कंट्रीज हैं उनके बीच जो है ये समिट जो है, ये जो सिंपोजियम है, इसका आयोजन जो है गोवा में एक कॉलेज है जिसका नाम है नेवल वॉर कॉलेज, वहां पर इसका आयोजन किया गया। इसका थीम कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन। तो यहां पर दोस्तों कई सारे कंट्रीज थे, स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन याद रखें भारतीय नेवी द्वारा इसको जो है होस्ट किया गया था गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम में। और इस कॉलेज में नेवल वॉर कॉलेज और थीम कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन द इंडियन ओशन रीजन। कई बार दो बार एक ही बात को मैं इसलिए भी बोलता हूं ताकि आपको चीजें याद हो सकें। दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं, आप भी कोशिश क्या करें, थोड़ा बहुत मुझे सुनेगा तो नहीं, साथ साथ बोला करें ताकि चीजें आपको याद जो है रह सकें। यहां पर देवाशीष लिख रहे हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जो एनिमेशंस का मास्टर है और अवतार और बाहुबली जैसी मूवीज में वीएफएक्स बना चुका है और 2nd रैंक इंडिया पेंटर है। चलिए बहुत बढ़िया भाई देवाशीष, बहुत कमाल के बंदे हो यार आप तो। हाँ जी ठीक है, तो जो है बहुत बहुत बढ़िया। फिर अगली क्लास की तरफ चलेंगे, अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों ये एक राजनीतिक हैं, सीपीएम के लीडर। अभी कुछ दिन पहले हमने सीपीआई एम मार्क्सिस्ट के लीडर सीताराम येचुरी के बारे में बात की थी, जिनका देहांत हुआ था। अब ये सीपीएम के लीडर हैं दोस्तों एमएम लॉरेंस जो हैं, इनका जो है वो देहांत जो है हाल ही में दोस्तों हुआ है। और इनका देहांत केरला में कोची में जो है इन्होंने अंतिम सांसें ली।
फिर दोस्तों टाटा स्टील जो है वो देश का लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नास, मतलब ये जो है लार्जेस्ट फर्नास जो है उड़ीसा के कलिंगा नगर में लगाने जा रहा है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि भाई ये जो टाटा लगाने जा रहा है कलिंगा नगर में, ये ब्लास्ट फर्नास होता क्या है। तो दोस्तों ब्लास्ट फर्नास, यहां पर आप जो है कुछ तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों। ये एक तरह की जो है भट्ठी होती है। भट्ठी आप समझते हैं भाई, जैसे मान लीजिए अब घर में हम भाई अगर मानो सर्दियां हैं, है ना, तो आपके भी घर में कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि एक बड़ी क्वांटिटी में आपने गाजर पाक बनाया होगा या फिर जो पिन्नियां बनाई होंगी, पता नहीं वो बिल्कुल प्योर पहाड़ी में उसे क्या बोलते हैं, है ना, जिसमें हम खोया निकालते हैं और वो कढ़ाई बड़ी सी, तो मतलब ऐसी एक बहुत बड़ी जो उसका बड़ा जो साइज है वो भट्ठी हम बोलते हैं। तो उस भट्ठी में जब दोस्तों जो है इंडस्ट्रियल मेटल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जनरली लोहे को दोस्तों जो है प्रोड्यूस किया जाता है और उन्हें जो है हम ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं दोस्तों। इनका जो निर्माण है मेटल्स को, आयरन स्टील जैसे मेटल्स को बनाने के पर्पज से जो है किया जाता है। और देश की सबसे बड़ी ये जो ब्लास्ट फर्नेस है टाटा द्वारा कलिंगा नगर में जो है इसका जो है दोस्तों शुरुआत जो है इसको कमीशन जो है किया जा रहा है। दोस्तों ये टोटल उड़ीसा हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, मतलब टाटा स्टील की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें दोस्तों आज तक टोटल जो है वो पिछले 10 सालों में लगभग 100,000, इसका मतलब है यार 100,000 करोड़ का मतलब है 100,000 करोड़, 100,000 अगर मैं बात करूं मतलब यार इसको लाख में करोड़ में कितना कहेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है एकदम से। 100,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है टाटा पिछले 10 साल में उड़ीसा में जो है वो कर चुका है। हाँ जी ठीक है। फिर यहां पर जो है याद रखना है आपको। फिर उसके बाद अगली न्यूज जो है वो है दलित्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम देख लें ये जो न्यूज है, न्यूज से पहले देख लें दलित होते कौन है। दोस्तों वैसे तो आपने जब हिस्ट्री पढ़ी है आपको पता होगा कि गांधी जी ने इनके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो था हरिजन। हालांकि सावरकर जैसे लोगों ने इसका विरोध भी किया, उनका मानना था कि हरिजन तो सब ही हैं, सभी हरि के जन हैं। फिर दोस्तों उससे पहले मतलब इनको अनटचेबल कहा जाता था। देश आजाद हुआ तो बाद में दलित शब्द आया। ये दलित शब्द होता किसके लिए यूज दोस्तों? दलित या शेड्यूल कास्ट ये वो लोग हैं जो सदियों से जिनके साथ बहुत बड़े स्तर पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसीलिए संविधान में कई सारे आर्टिकल्स दिए हैं उनको लेकर, जैसे कि आर्टिकल 15 क्लोज 1 जहां पर कहा गया किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, आधार, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म कर रहा है। आर्टिकल 23 जो है फोर्स्ड लेबर को खत्म कर रहा है। आर्टिकल 16 क्लोज 4, आर्टिकल 16 क्लोज 5 ये जो है पब्लिक सर्विसेज में सभी लोगों के लिए रिजर्वेशन का जो है को प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 21 में सभी के लिए लाइफ एंड लिबर्टी का राइट प्रोवाइड करता है। और 335 में ये जो स्टेट सर्विस में जो है एससी और एसटीज की जो रिजर्वेशन है उसे इंश्योर करता है। तो दोस्तों अब ये जो दलित के ऊपर अत्याचार, उनके ऊपर एट्रोसिटीज के केस सबसे ज्यादा कहां पर आए, तो इसको लेकर जो एक रिपोर्ट आई है तो जिसमें कहा गया कि इसमें उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 है। 23% केस सिर्फ और सिर्फ यूपी में है। यहां पर एक और बड़ी मुझे दोस्तों जो है एक फैक्ट बड़ा मुझे भी अजीब लगा। वो फैक्ट था कि भारत में ये जो दलित से जुड़े हुई जो एट्रोसिटीज हैं उनका 97% सिर्फ और सिर्फ भारत के 13 ही राज्यों में जो है वो होता है, जिसमें अगर हम देखें यूपी है, राजस्थान, एमपी, बिहार, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात। तो ये जो 11 स्टेट हैं 97% जो एट्रोसिटीज है यहीं पर जो है वो हो रही हैं। तो यहां पर अगर हम देखें दोस्तों आपको पता हो ये स्टेट से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और दलित से जुड़े हुए कुछ जो ये आर्टिकल हैं अगर आप आंसर राइटिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक जो है दोस्तों ये जो फैक्ट हैं ये काम आ सकते हैं। खासतौर पे जो एचपी एलाइड के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एचपी एलाइड के लेके वैसे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी शुरू किया है प्रोग्राम, हर रोज 2 बजे हम लेकर आते हैं और 30 तारीख से दोस्तों हमारा एक पेड जो है वो बैच भी चलने वाला है। इसके बाद अगली जो न्यूज है दोस्तों वो है सी ऑफ ओखोत्सक। अब ये सी ऑफ ओखोत्सक है कहां पर? ये दोस्तों आप रशिया देख रहे हैं उसके नीचे जो है ये सी ऑफ ओखोत्सक है। जैसे भारत के नीचे इंडियन ओशन है, ये सी ऑफ ओखोत्सक, और यहां पर रशिया चाइना जो है दोस्तों एक जो है ड्रिल कर रहे हैं और उन्होंने अपनी वॉरशिप्स जो हैं
दोस्तों जो है इनमें एंटर कर दिए। इस ड्रिल का कोई अभी तक नाम तो दोस्तों नहीं लिखा था, बस नॉर्थ ज्वाइंट 2024 एक्सरसाइज विद चाइना जो है, चाइना ने कहा है कि अब रशिया के साथ ये नॉर्थ ज्वाइंट 2024 एक्सरसाइज हैं वो कर रहे हैं। तो भाई ये याद रखें, ओखोत्सक सी में जो है ये दोस्तों एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच होगी। फिर हम बात करेंगे कुछ अपॉइंटमेंट्स की। दोस्तों अपॉइंटमेंट का जब जिक्र करते हैं, सबसे पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, दोस्तों इसके नए जो चीफ बने हैं उनका नाम है आलोक रंजन जी, आलोक रंजन नाम याद रखें। फिर दोस्तों एक लॉस एंड डैमेज फंड है, दोस्तों ये एनवायरमेंट से जुड़ा संबंधित ये यूनाइटेड नेशन का एक फंड है, लॉस एंड डैमेज फंड। इसके जो नए जो है दोस्तों हेड बनाए गए हैं उनका नाम है इब्राहिम शेख डोंग। यहां पर आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, सेनेगल के हैं और नए डायरेक्टर हैं इब्राहिम शेख डोंग, इनका नाम रखा है। फिर दोस्तों उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट कुछ और भी हैं, वैसे पहले मैं अपॉइंटमेंट ही बता देता हूं यार, ठीक है, कोई है मेरे हिसाब से तो है, ठीक है। चलिए बीच में काफी न्यूज है, ये बाद में बताता हूं। अपॉइंटमेंट एक दो और भी हैं, जैसे नीदरलैंड के भी नए एम्बेसडर चुने जा चुके हैं। चलिए हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं इन्होंने दोस्तों दिल्ली में जो है ये एक समिट, एसोसाई, एसोसाई का मतलब है असेंबली ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। जैसे भारत में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन क्या है, कैग, ऐसे ही एशिया के टॉप जो ऑडिटिंग ऑडिशंस हैं दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म है इस एसोसिएशन का एसोसाई, इसका 16वां जो एडिशन है वो भारत में दिल्ली में हुआ, जिसका जो अनावरण जो है राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया, जो कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को डेमोक्रेसी में जो है प्रमोट करने का काम करती है। ये दोस्तों जो है भारत के जो अभी कैग हैं उनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, जीसी मुर्मू बोलते हैं, जिनकी टर्म 2027 तक जो है निर्धारित की गई है। फिर दोस्तों भारत ने अपना पहला ऐसा संयंत्र, ऐसा जो प्लांट जहां से कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से जो है मिथोनॉल जो है बनाया जाएगा। दोस्तों मिथोनॉल जो है, जो कि भारत की भविष्य की जरूरतों को जो है पूरा करेगा ऐसा मानना है, क्योंकि इसी से हम पेट्रोल, डीजल और अब तो बिजली का निर्माण भी जो है करेंगे, ऐसी हमने कुछ खबर पड़ी थी दोस्तों। तो ये जो है इसका फाउंडेशन स्टोन जो है रख दिया गया है और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1.4 टन पर डे। और इसकी दोस्तों जो इनोग्रेशन जो है इसका जो मिथेनॉल प्लांट का, वो कहां पर, महाराष्ट्र में पुणे में जो है रखा गया। और दोस्तों ये जो है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी हैं अभय करिंदाकार, उनके द्वारा दोस्तों जो ये जो है रखा गया। और इस तरह के जो प्लांट हैं वो ही हमारे 2070 के कार्बन न्यूट्रल के सपने को अचीव करने में जो है मदद करेंगे। तो ये याद रखें, पुणे महाराष्ट्र में होने वाला है। वैसे आज एक न्यूज आएगी अभी कि पुणे का जो एयरपोर्ट है ना उसका नाम भी बदल दिया गया है, अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे बता सकते हैं। फिर उड़ीसा की स्विमर हैं प्रत्यस्या रे, इनको दोस्तों जो है ये एकलव्य पुरस्कार जो है वो दिया गया है, 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए मिला है प्रत्यस्या रे को। फिर जो है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे हम NRAI बोल देते हैं दोस्तों, इनके जो है नए जो डायरेक्टर या प्रेसिडेंट जो हैं वो चुन लिए गए हैं कलिकेश सिंह दियो। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, NRE के नए प्रेसिडेंट कलिकेश सिंह दियो जो है चुने गए। फिर दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट जो है दुनिया के टॉप 50 मेगा हब एयरपोर्ट्स में से जो है, अगर फैसिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इनका नाम आया है। और दोस्तों ये जो है 24वां जो रैंक आया है इसका। दिल्ली एयरपोर्ट, जिसका नाम आपको पता है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया के टोटल 50 एयरपोर्ट की लिस्ट में 24वें रैंक पर अपनी फैसिलिटीज को लेकर, अपनी जो है मतलब हर पैरामीटर्स के आधार पर जो आंकलन हुआ है 24वें स्थान पर रहा। फिर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है दोस्तों, इसको जो है यूनाइटेड नेशन का इंटर एजेंसी टास्क फोर्स जो अवार्ड है वो दिया गया है। वन लाइनर न्यूज है, एज इट इज याद रख लें, ये एक इंपॉर्टेंट संस्थान है ICMR, इसको अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिलना हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है, UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड। फिर दोस्तों पहली बार है कि जो ट्राई सर्विस, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना दोस्तों एक फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स जो है वो जो है दिल्ली में जो है उसको शुरू करेगी।
दोस्तों वॉरफेयर कोर्स का मतलब ये होता है कि एक तरह से ये ड्रिल होती है, क्योंकि जैसे फ्यूचर में कहा जा रहा है कि ड्रोन्स लड़ेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ लड़ा जाएगा, वैसी जंगें नहीं होंगी जैसी हमने कई बार फिल्मों में देखी है ना, बॉर्डर जैसी फिल्मों में, कि भाई सैनिक जा रहे हैं और भाई वो ग्रेनेड को मुंह से ऐसे निकाल के ऐसे फेंक दिया गया है, वो जंगें नहीं होने वाली। फ्यूचर की जंगों को लेकर जो है दोस्तों ये एक प्रोग्राम होगा, और ये तीनों जो हमारी सेनाएं हैं वो जो है इस वॉरफेयर कोर्स में हिस्सा लेने वाली हैं। फिर भारत के जो एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु शुक्ला, आपको सबको पता है दोस्तों, जो कि भाई अगले साल जो है गगनयान के तहत जो है स्पेस में जाने वाले हैं। पॉइज्ड टू मेक हिस्ट्री एज पायलट ऑफ, ये पायलट होंगे एक्सियम 4 मिशन के, और जो है इनको दोस्तों चुन लिया गया है। और इंडियन स्पेस प्रोग्राम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और भारतीय वायुसेना में ये काम करते हैं, और एक्सियम 4 मिशन में जो है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2025। इस प्रोग्राम का नाम आपको कई बार बताया है, गगनयान जो है इसको नाम दिया गया है दोस्तों। और इसके अलावा अलोंग साइड शुक्ला कई सारे स्पेशलाइज्ड जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर से, जैसे कि स्लोवास, ये पोलैंड से हैं, हंगरी के ताइबूर जो हैं, ये भी इस मिशन को जो है इनके साथ साथ हैं, वो जो है दोस्तों मतलब ज्वाइन करेंगे। मतलब हमने सोचा कि भाई है ना, कुछ इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट को भी इस मिशन में रख लेते हैं ताकि सहायता मिल सके अगर कोई समस्याएं आती हैं। और भारत की तरफ से जो है, और ये पहली बार होगा भारत अपना कोई एस्ट्रोनॉट जो है भेजेगा। मतलब इससे पहले राकेश शर्मा गए थे, लेकिन रशिया की तरफ से वो गए थे। ये मिशन एक्सियम 4 पूरी तरह से इसरो द्वारा जो है वो स्पॉन्सर होगा। फिर ईरान ने अपना दोस्तों एक ड्रोन जो है वो जो है इनोवेल किया है, उसका नाम है शाहिद 13-6 भी। आप इस ड्रोन की तस्वीरें देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि बहुत ही डेडली, बहुत भयानक ब्लास्ट करने में सक्षम है। नाम शाहिद 13-6B या 136B जो है वो इसका रखा गया है। इज ए अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द शहीद 136। तो ये 136 शहीद का जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है। और दोस्तों ये जो है 2500 से लेकर 4000 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज रखता है, मतलब इतने दूर तक ये हमला कर सकता है। फिर कुमार तुहिन, ये भारत की तरफ से नीदरलैंड में अगले दोस्तों जो है एम्बेसडर जो है वो चुन लिए गए हैं। और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ना, ISI, इंटर स्पेशल इंटेलिजेंस यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, तो दोस्तों इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के जो नए जो हैं प्रेसिडेंट चुने गए, नए डायरेक्टर जनरल चुने गए, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मालिक। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, मोहम्मद असीम मालिक को जो है चुन लिया गया। फिर भारत फॉर्मर जो ICC के, वैसे भारत के हैं, ICC के जो CEO हारून लोरगाट, ये दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेशनल क्रिकेट लीग है, जैसे भारत में IPL हो रही है, वहां पर भी एक क्रिकेट लीग शुरू होगी USA में, उसके कमिश्नर जो है इन्हें चुना गया। जैसे भारत में जब शुरुआत हुई थी IPL ना, तो वो थे हमारे मोदी, कौन से मोदी यार, ललित मोदी थे, जो आजकल UK में फंसे हुए हैं। तो इनके जो लीग कमिश्नर होंगे यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल क्रिकेट लीग के हारून लोरगाट, और इन्होंने ICC में भी काम है कर रखा है। फिर पुणे एयरपोर्ट का नाम दोस्तों बदल दिया गया है, पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सारे के सारे बच्चे रिपीट करें, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये नाम है रख दिया गया। तो दोस्तों इसके साथ खबरें जो हैं वो कंप्लीट हुई हैं। खबरें थोड़ी ज्यादा थी, कल कम थी, कल की भरपाई आज हमने कर दी है। उम्मीद करूंगा सारी खबरें अच्छे से आपको समझ आई होंगी। समझ आई हैं तो भाई थोड़ा थम्स अप कर दो, कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो। और यहाँ पर सोलर एयरपोर्ट इस केम्पागौड़ा राजीव गांधी, हाँ जी, वहां पर सोलर का जो है मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में क्वेश्चन है कि बताएं कि भाई ये जो है अनुराग कुमारा जो है कौन से देश के प्रेसिडेंट चुने गए। आसान प्रश्न है यार, है ना, श्रीलंका। ठीक है, और जो है मुझे लगता है मतलब आप भी दे दोगे उत्तर ना। आप बताएं पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल पायलट जो प्लांट है कहां पर लॉन्च किया गया है। चेन्नई, गोरखपुर, पुणे या कोची। आपसे यार 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आज, ठीक है, इसका उत्तर दे दो यार। मुझे लगता है सारे के सारे जो बच्चे बैठे हैं आराम से उत्तर दे सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है पुणे, पुणे में ये लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन है बताएं कि भाई दिल्ली में जो है भाई अभी इनिशिएटिव कौन सा शुरू किया गया ताकि वहां पर आने वाले दिनों में जो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में जिस तरह का इन्वायरमेंट बन जाता है उसे कंट्रोल किया जा सके। एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कौन सा मिशन, डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव, ग्रीन दिल्ली इनिशिएटिव, पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम या नन ऑफ द अबव। और दिल्ली की CM का नाम भी बता देना आप, दिल्ली की नई CM जो है कौन बनी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव इज द
करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसके साथ सेशन जो है वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। और वहां की जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो नाम है वो है जो है आतिशी मरलेना, ठीक है। तो यार एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, नहीं दो पूछ लेता हूं, ठीक है। अब जाना मत कहीं, क्वेश्चन क्या आपको जो है उसके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न तो मैं ये पूछ लूंगा आपसे कि यार, और आपने मुझे देना है उत्तर कमेंट बॉक्स में। क्वाड ये शब्द, ये जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया था? हु क्वाइन द टर्म क्वाड, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपसे जो पूछूंगा मैं, यहां किसी ने उत्तर नहीं देना, ये आपको उत्तर देने हैं बाद में, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक क्वेश्चन ये है कि भारत का 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में जो है, रिन्यूएबल एनर्जी में है टारगेट क्या है? हमें कितना रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना है 2030 तक? तो ये दो प्रश्न हैं, देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही उत्तर जो है देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।